हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल हिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत की शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है सिंध में अरब शासन। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे किस तरह से भारत में इस्लाम का उदय और इस्लाम से भारतीय संस्कृति का संपर्क किस तरह स्थापित हुआ। इस चैप्टर को हम लोग क्लास नोट्स के माध्यम से देखेंगे, जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सिंध में अरब शासन। भारतीय उपमहाद्वीप के साथ अरबों का संबंध बहुत पुराना रहा है। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार अरब प्रायद्वीप के माध्यम से होता था। इस्लाम के उत्थान के पूर्व ही काफ़ी बड़ी संख्या में अरब व्यापारी मालाबार तट पर सक्रिय थे। मालाबार तट मतलब केरल का तट, जो दक्षिण भारत के पश्चिमी तट के सहारे लगा हुआ क्षेत्र है। उन्होंने मालाबार तट तथा सेनेद्वीप, जो कि श्रीलंका कहलाता था, सेनेद्वीप पर अपनी बस्तियां बना ली थीं। अरबों ने भारतीय स्त्रियों से विवाह किया और उनकी संतानें धीरे धीरे एक नए समुदाय के रूप में जाने लगी। इन्हें हम बायसीरा कहते थे। सिंध में अरब शासन। अरबों द्वारा सिंध विजय वस्तुतः मकरान तट पर होने वाले व्यापार में उनकी भागीदारी का परिणाम था। मकरान तट वर्तमान का ओमान तट है। मकरान तट पर समुद्री लुटेरों का बोलबाला था, जो अरब व्यापारियों के जहाज़ों को लूट लिया करते थे। हज्जाज ने 712 ईस्वी में देवल पर मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब आक्रमण की योजना बनाई। 714 तक अरबों ने सिंध और मुल्तान के समस्त क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जो 854 ईस्वी तक प्रभावशाली बना रहा। 870 ईस्वी तक सिंध पर अरब शासन का अंत हो गया था और वह 877 ईस्वी तक इस्माइली मुसलमान के नियंत्रण में आ गया था। आरंभिक अभियान को हम लोग अगर देखें तो उसका जो निर्णायक उद्देश्य रहा वो रहा साम्राज्य विस्तार। पहला महत्वपूर्ण अभियान 636 ईस्वी में खलीफा उमर के समय में हुआ था। यह असफल अभियान रहा। दूसरा अभियान 647 ईस्वी में खलीफा उस्मान के समय में हुआ। साम्राज्य विस्तार का पुनः प्रयास किया गया उमैया वंश के शासकों के द्वारा खलीफा वलीद के काल में, जो कि 705 से 715 ईस्वी में था। इसके अधीन इराक प्रांत का एक शासक था हज्जाज। उसका पूरा नाम था हज्जाज इब्न यूसुफ सक्फी। इसने मध्य एशिया और भारत में साम्राज्य विस्तार के उपाय किए। मध्य एशिया और भारत में, तो भारत पे साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से इसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा और मध्य एशिया में इसने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से कुबैता बिन मुस्लिम को भेजा। तो मोहम्मद बिन कासिम का अभियान क्या रहा? उबैदुल्ला और बुदैल के असफल प्रयासों के बाद मोहम्मद बिन कासिम 712 में देवल बंदरगाह पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद वह निरुन नगर, सेहवन व शीशम पर अधिकार करने में भी सफल रहता है। अब कासिम ने सिंधु नदी को पार करके राजा दाहिर पर प्रहार किया, स्थानीय लोगों की सहायता से नौकाएं प्राप्त की और नदी को पार कर रावर की ओर बढ़ा तथा रावर किला को हथियाकर दाहिर मारा गया। अगला आक्रमण ब्राह्मणाबाद पर हुआ, जो राजा दाहिर की राजधानी थी। दाहिर का पुत्र जय श्रीनगर छोड़कर भाग गया। इसके बाद कासिम ने अरोर पर अधिकार कर लिया। इसके साथ ही मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार पूर्ण सिंध प्रांत पर हो गया था। मुल्तान विजय के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप पर अरब शासन की स्थापना कर दी गई। मुल्तान में उसने अमीर दाऊद नसर को शासक बनाया। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम वापस लौट गया। होता क्या है कि 715 में खलीफा वलीद की मृत्यु के बाद सुलेमान ने खलीफा का पद ग्रहण किया। वह हज्जाज व उसके संबंधियों का शत्रु था, अतः उसने मोहम्मद बिन कासिम को पदच्युत कर वापस बुला लिया। इसी रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब अरब विजय के कुछ कारण रहे। पहला महत्वपूर्ण कारण था कि दाहिर के शासन की दुर्बलता। दाहिर के पिता चच का अवैध सिंहासन पाना, दाहिर का स्वयं ब्राह्मण होना व बौद्ध और निम्न वर्गीयों पर अत्याचार करना, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सहयोग करने वालों के लिए प्रति उदारता और व्यक्तिगत चरित्र का अच्छा न होना। अरब विजय के हम निम्न 5 कारण को महत्वपूर्ण श्रेणी में रखते हैं। पहला कारण है दाहिर के शासन की दुर्बलता। दाहिर वह शासक था जिसके शासन में बहुत सारी कमियां थीं। दाहिर के पिता का नाम था चच। चच अवैध रूप से सिंहासन पर बैठा था, यानी कि वहाँ की जनता का उसे समर्थन प्राप्त नहीं था। इसी प्रकार उसके पुत्र यानी दाहिर को भी समर्थन प्राप्त नहीं रहा होगा।
दाहिर व्यक्तिगत रूप से चरित्रहीन व्यक्ति था, चरित्रवान व्यक्ति नहीं था, इससे भी जनता क्षुब्ध थी उससे। मोहम्मद बिन कासिम वहाँ के आम जनता को लुभाने में सफल रहा। उसने कहा कि जो मेरी सहयोग करेगा मैं उसके प्रति उदारता दिखाऊंगा, और दाहिर स्वयं ब्राह्मण व्यक्ति था, इसलिए उसकी उदारता बौद्ध धर्म और अन्य वर्गों के प्रति उतनी नहीं थी। इससे जनता ने दाहिर का साथ न लेकर मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया। दाहिर की स्थिति इसलिए भी कमजोर पड़ी क्योंकि अन्य भारतीय शासकों ने उससे सहयोग नहीं किया था। इब्ने कासिम का शासन प्रबंध 713 से 715 2 वर्षों के बीच जो व्यवस्था विकसित हुई, इस्लामी सिद्धांतों व भारतीय परिस्थितियों के बीच समन्वय का यह एक सफल प्रयोग माना जा सकता है। हालांकि नगर में प्रशासनिक सत्ता प्रत्यक्ष रूप से अरब शासकों के हाथों में केंद्रित हो गई, जबकि ग्रामीण यानी स्थानीय भूमिपति वर्ग के सहयोग से शासन कर रहे थे। इसलिए मुख्यतः नगरीय प्रशासन मात्र ही बदला, स्थानीय प्रशासन यानी ग्रामीण प्रशासन ज्यों का त्यों बना रहा। अरबों की प्रशासनिक निधि उदार रही। मोहम्मद बिन कासिम ने स्थानीय ब्राह्मण अधिकारों को पूर्ववत बने रहने दिया, उनके विशेषाधिकार भी सुरक्षित रहे। ब्राह्मणवाद जो कि दाहिर की राजधानी थी, उस नगर में मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया गया। प्रशासन की इकाई एक कर प्रणाली पर भी आधारित होती है। तो कर प्रणाली कैसी रही? अरब शासन के समय कर प्रणाली भूमि कर, जिसे खराज कहते थे, उसे 1/5 से बढ़ाकर 2/5 कर दिया गया। गनीमा, जिसे हम युद्ध में प्राप्त शत्रु संपत्ति को गनीमा कहते थे, उसे खुम्स के रूप में 1/5 के रूप में खलीफा को अर्पित किया गया और तथा शेष 4/5 सैनिकों को बांट दिया गया। व्यापार व शिल्प पर कर से राज्य की आय में वृद्धि हुई। गैर मुस्लिम प्रजा को जिजिया कर देना था। ये लोग जिम्मी यानी संरक्षित प्रजा कहलाते थे। गैर मुस्लिम प्रजा जिम्मी यानी कि संरक्षित प्रजा कहलाते थे। तो जजिया कर किस प्रकार देना था? जो धनी व्यक्ति थे उन्हें 48 दिरहम सालाना देना होता था, मध्यम वर्गीय 24 दिरहम और जो गरीब थे उन्हें 12 दिरहम सालाना जजिया टैक्स देना होता था। इस जजिया कर से बच्चे, भिखारी, वृद्ध व ब्राह्मण कर मुक्त होते थे। शेष हिंदुओं से कर वसूलने का काम ब्राह्मणों को दिया गया। अरब संपर्क का मूल्यांकन। कुछ इतिहासकार हैं जैसे स्टैनले लैंडपूल, हॉलवेल, मैकमिलन, इनका कुछ विचार है। अरब संपर्क का मूल्यांकन करते हुए स्टैनले लैंडपूल मानते हैं कि यह महत्वहीन घटना है जिसका कोई दूरगामी प्रभाव नहीं हुआ, जबकि हॉलवेल मानते हैं कि महत्वपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। अरबों के लिए यह साबित होता है क्योंकि उनका संपर्क भारतीय संस्कृति से, भारतीय साहित्यों से होता है। मैकमिलन ने इसे अरब जीवन के लिए एक आर्थिक जीवन का मोड़ माना है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप आर्थिक समृद्धि का केंद्र रहा था। राजनीतिक प्रभाव क्या हुआ अरब शासन से, अरबी संपर्क से? राजनीतिक रूप से अरब शासन का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं हुआ। शासकीय नियंत्रण भी सीमित क्षेत्र तक ही रहा। अरबों द्वारा संचालित प्रशासनिक नीतियों ने जिस शासकीय प्रतिमान की स्थापना की, वो परवर्ती मध्यकालीन शासकों ने भी अपनाया। सशक्त प्रशासन के लिए ब्राह्मण कुलीन वर्ग का समर्थन पाया, जजिया की वसूली की, स्थानीय जन समुदायों की सुरक्षा। विजित क्षेत्रों में अरबों ने कुछ नए राज्य संगठित किए, जैसे मंसूरा, कराची, महफूजा, हैदराबाद, सिंध प्रांत का हैदराबाद और मुल्तान। इन नए राज्य संगठित किए जो आगे चल के मंसूरा और महफूजा एक हो गए। अरब प्रशासन और अरब संपर्क का आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सिंध में कृषि उत्पादन और व्यापार एवं वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया। मरुभूमि क्षेत्र में कृषि का विकास करने व खजूर की खेती को भी प्रोत्साहित किया। ऊंट पालन व चर्म शिल्प को बढ़ावा। अरब व्यापारियों की बस्तियां पूर्वी तट पर भी स्थापित हुई, जिससे कि दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ उनका व्यापार विकसित हो सका। चीन के साथ भी समुद्री मार्ग से व्यापार शुरू हो चुका था। नगरीय जीवन का विकास। अरबों ने नगरीय जीवन को उन्नत आधार दिया। व्यापारियों के लिए कारवां सराय आदि का निर्माण कराया गया। मस्जिदें बनाई। व्यापार व वाणिज्य के लिए यातायात की सुविधा विकसित की। अरबों ने देवल भंबोर में एक जामा मस्जिद का निर्माण किया। इस माध्यम से इस्लामी स्थापत्य
के चिन्ह भारत में अंकित हुए। सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव हुआ? अरबों ने स्थानीय महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अरबी भाषा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। सिंधी भाषा के लिपि के विकास अरबी भाषा के लिपि के आधार पर हुआ। 886 में पहली बार कुरान का अनुवाद हिंदी भाषा में हुआ। धर्मांतरण के माध्यम से इस्लाम का प्रचार किया गया। नगर में बौद्ध धर्मावलंबी वस्तुतः विलुप्त ही हो गए। धर्म हिंदू धर्म का अस्तित्व ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित रहा। अरबों ने स्थानीय परंपराओं को अपनाया और इस तरह सामाजिक जीवन का समन्वय आरंभ हुआ। सांस्कृतिक समन्वय बौद्धिक स्तर पर हुई अंतःक्रिया के रचनात्मक परिणाम निकले। संस्कृत में लिखे ज्योतिष, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, दर्शन शास्त्र व साहित्य के ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ। इन अनुवादित पुस्तकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी सूर्य सिद्धांत, पंचसिद्धांतिका, चरक एवं सुश्रुत की संहिताएं, खंड खंडिका तथा पंचतंत्र की कहानियाँ। इस काल में अनेक भ्रमणकर्ता भारत आए। सुलेमान एवं अल मसूदी ने 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध में क्रमशः यात्रा की। इस प्रकार हम पाते हैं कि सिंध पे अरबों के शासन के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण एवं दूरगामी प्रभाव उत्पन्न हुए, जिनसे जीवन के विभिन्न आयामों को यथेष्ट समृद्धि मिली। इस्लाम के साथ भारत का पहला प्रत्यक्ष संपर्क बना। तो यह रहा पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। शॉर्ट नोट्स है, आप इसे एक बार और पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं। और हम सिंध विजय के बारे में जो पुस्तक है चचनामा, उसे स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। चचनामे से हमें अरब आक्रमण के 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध आक्रमण का जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।